बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 18 हमने पढ़ना है एफआईए की जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से और लिटरेसी मोबिलाइजर की जॉब्स के वाले से। हमने जियोग्राफी स्टार्ट की थी। जियोग्राफी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमने जियोग्राफी के सारे टॉपिक्स, उसमें रोड्स आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाती हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, और पाकिस्तान के बराज वगैरह, लेक्स वगैरह और साथ सी पोर्ट्स वगैरह, ये सारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। जो आज पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम ये रह गया था, साथ पाकिस्तान की कैनाल्स यानी कि नहरें और रोड्स रह गए थे, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज वगैरह, वो आज हम इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। ये पीडीएफ नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं, आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो फटाफट जनाब आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और यूँ हमारा जियोग्राफी का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह सारा ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले फटाफट आप पाकिस्तान का मैप बनाएं जी। ठीक है, मैप आपको मैंने फिंगर टिप्स पे कर दिया हुआ है। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट जो ना अब 1 मिनट में मैप बना लेते हैं। आपको पता है मैप अपने किस तरह बनाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मैप बनाने के जो ना यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको यहाँ पे जो ना आप सिखाऊंगा कि दोबारा मैप आपने किस तरह बनाना है। अब आपको मैप बनाना आ गया हुआ, मैंने आपको कई दफ़ा ये मैप बनाना अब सिखा दिया हुआ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप ये मैप अब फटाफट बना लिया करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा होता है जी मैप पाकिस्तान का। ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप हो गया जी। इसमें ये यहाँ पे आपने कश्मीर बनाना होता है। ठीक है, और ये आपका जीबी होता है, साथ आपने लद्दाख बनाना होता है, और साथ ही जो ना आपने कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर और अपना जो है साथ जम्मू बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने बनाने होते हैं जिसके सारे सूबे। यहाँ पे हमारा प्यारा इस्लामाबाद आ जाता है। ठीक है, और ये हमारा सिंध बन जाता है, ये पंजाब ऊपर, और ऊपर नीचे हमारा बलूचिस्तान, साथ हमारा केपी के, ये हमारा होता है जी जीबी। ठीक है, ये हमारा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के नक्शे के बगैर आप जियोग्राफी समझ ही नहीं सकते कि आपने जियोग्राफी करने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान का नक्शा बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपने पानी के हवाले से जो भी काम करें, आज चूँकि हमने नहरों के हवाले से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें दरिया बनाएंगे। तो दरिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस रिवर। सबसे पहले दरियाए सिंध बनाएंगे। जब तक आपको इंडस रिवर का नहीं पता चलेगा, तब तक आप पाकिस्तान के जो ना वाटर सिस्टम को पढ़ ही नहीं सकते। पूरे का पूरा वाटर सिस्टम आपका इंडस रिवर के ऊपर ही घूमता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो है ना आपका इंडस रिवर बनाते हैं। ठीक है, ये लें जी। तो यहाँ से तिब्बत से शुरू हुआ जी, मनसरोवर लेक से, यहाँ से फिर आया जी लद्दाख में, लद्दाख से इंडियन कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में, फिर आ गया जीबी में आया। ठीक है, साथ ही फिर आया जी गिलगित बल्तिस्तान में, और अटक के मुकाम से ये आ गया जी पंजाब में एंटर हो गया। पंजाब में एंटर हुआ तो फिर ये आप जनाब सीधा ये आप कश्मीर के मुकाम से होता हुआ सिंध में दाखिल हो गया। सिंध से नीचे आ गया ये ठट्ठा के मुकाम से नीचे आ गया बहिरा अरब में, इंडियन यानी कि अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपका सिंध है, ये आपका बलूचिस्तान है, ये तो आपको पता है ना जी, समझ आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कैनाल सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे फिर आपका क्या है जी, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आपने क्या निकालना है, दरियाए झेलम। ठीक है, झेलम रिवर। और साथ ही आपने कहाँ से निकालना है, ये आपका जम्मू है, जम्मू से आप निकालेंगे चनाब रिवर। ठीक है, ये चनाब निकलेगा। साथ ही आप हिमाचल प्रदेश से निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, आप रिवर रावी निकालेंगे। और साथ ही हिमाचल प्रदेश से आप निकालेंगे ये आपका ब्यास, वो इंडिया उसको वापस मोड़ लिया। और नीचे जो है ना आप वहीं से हम हिमाचल प्रदेश से निकालेंगे सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर आप इस तरह गंडा सिंह बॉर्डर से पाकिस्तान के दूध में इसको दाखिल कर देंगे। ठीक है जी, और ये जो आपका रिवर झेलम है, ये आपका चिनाब में आ जाएगा त्रिमू के मुकाम पे, और ये आपका रावी जो है ये भी आपका गिरेगा जी सतलुज में। और ये सतलुज जो और जो है ना आपका चिनाब, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में जाके पंजनद के मुकाम पे। और पंजनद से सीधा ये चला जाएगा आपका जो पंजनद रिवर 70 किलोमीटर जाके ये जो है ना आपका जो सिंध में इंडस रिवर में जाके ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मैंने आपको फिंगर टिप्स पे कराई हुई हैं। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे को चले जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई, कोट मिठन के मुकाम से यहाँ पे जाके ये मिल जाते हैं इंडस रिवर में। ठीक है, अब हमने पढ़नी है जी पाकिस्तान की नहरें। तो पाकिस्तान की नहरें पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझना पड़ेगी, ये है जी पाकिस्तान के सिंध तास मुआहदे के बाद ही सारी पाकिस्तान की जो नहरें हैं वो शुरू हुई हैं। वो कैसे शुरू हुई हैं जी, यहाँ पे क्या था, ये जो आपके जो बैराज है ना, बैराज, वो आप पहले आप बैराज को समझ लें कि बैराज आपने कौन कौन से थे। और आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो आपका तो जनाब ये था आपका, ये जो सिंध तास मुआहदा हुआ है वो क्यों, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ठीक है, ये अब हम पढ़ लेंगे पहले, समझ आ गई है जी। तो यहाँ पे जी जो आपका रिवर रावी है ना, रावी,
रावी का जहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर होता है ना पाकिस्तान में एंटर होने से पहले इसके ऊपर एक बिराज है, उसको हम कहते हैं फिरोजपुर बिराज। फिरोज वाला बिरोज बिराज भी कहते हैं, फिरोजपुर बिराज भी कहते हैं। और एक सतलुज के ऊपर बिराज है, उसको माधोपुर बिरोज बिराज कहते हैं, माधोपुर बिराज। वो यहाँ पे है जो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होने से पहले। इंडिया ने क्या किया जनाब, ब्यास को तो वैसे वैसे उन्होंने मोड़ लिया वापस, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से। और ये जो आपका फिरोजपुर बिराज और माधोपुर बिराज था, यहाँ से पाकिस्तान का गला घूंट दिया, बंद कर दिया, पानी यहाँ से उन्होंने बंद कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या मसला हो गया कि पाकिस्तान का ये जो नीचे वाला सारा एरिया था ना, ये जो आपका सारा एरिया पाकिस्तान का, ये सारे का सारा फिर क्या हो जाना था, सारा पंजाब जो था ये बंजर होने का खर्चा था, जिनका पानी कोई नहीं था, ठीक है। उन्होंने सारे का सारा पानी जो है ना इंडिया ने बंद कर लिया। अब यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे फिर होनी थी जंग। तो जंग से बचने के लिए वर्ल्ड जो ना वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने आपस में इन दोनों के दरमियान इंटरवेंशन की, दोनों में सालसी का किरदार अदा किया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा करा दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहते हैं 1960 में। पाकिस्तान की तरफ जो थे वो सदर अयूब खान साहब थे, ठीक है, और उधर से जवाहरलाल नेहरू थे। और 19 सितंबर 1960 में कराची में ये मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के मुताबिक ये जो नीचे वाले तीन दरिया थे ना, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इंडिया को मिल गए। और ऊपर वाला जो तीन दरिया थे जनाब, झेलम और इंडस जो था वो पाकिस्तान को मिल गए, ठीक है जी, समझ आ गया। अब चूंकि ये तीन नीचे वाले दरिया जो थे वो इंडिया को मिल चुके थे, तो पाकिस्तान का ये वाला जो सारा एरिया जो मैं आपको रेड दिखा रहा हूँ, ये तो सारा बंजर हो जाना था। अब इस एरिया को इरिगेशन के लिए, उसको सैराब करने के लिए, पानी देने के लिए पाकिस्तान को फिर क्या करना था, जाहिर सी बात है, यहाँ से ऊपर वाले दरियाओं से पानी नीचे लाना पड़ना था। कुछ इंडस से पानी नीचे लाए, कुछ झेलम से पानी नीचे लाए, कुछ चनाब से नीचे ला के, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से नहरें निकाली, नहरें निकाली, साथ साथ क्या किया, और नहरें आपको पता है, नहरें निकालने के लिए आपको बिराज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात थोड़ी सी आप यहाँ आज क्लियर कर लें कि बिराज और हेडवर्क्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे देखें, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास पानी आ रहा है, ठीक है, पानी के आगे आप इस तरह बंद बांध दें, या आप इस तरह बंद बांध दें, तो फिर क्या होगा, ये पानी आपका पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी लेवल अप हो जाएगा। और इसको पानी का लेवल अप करके फिर इसको आगे भेजा जाता है, तो फिर इसकी क्या होती है, इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो यहाँ फिर आप बिजली वगैरह भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बैराज, इसको हम क्या कहते हैं, बैराज, इसको क्या कहते हैं जी, बैराज कहते हैं। और पीछे से हम क्या कहते हैं, नहरें भी निकाल लेते हैं। एक होता है हेडवर्क, हेडवर्क होता है जी आपका जो पानी का लेवल है ना, इसके आगे बंद बांध दिया जाता है और इसी लेवल से ही इसको आगे छोड़ दिया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो पानी का लेवल ना, यहाँ से हमने निकालनी होती है नहरें, हमने क्या निकालनी होती है, नहरें निकालनी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब यहाँ से हम पानी नहरें निकालेंगे तो यहाँ पे तो पानी तो फिर कुछ छोटा थोड़ा हो जाएगा, इसका नीचे, इसका लेवल नीचे हो जाएगा। जब इसका लेवल नीचे हो जाएगा तो फिर आगे फ्लो नहीं करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ इसके आगे बंद बांध देते हैं, ताकि जितना पानी यहाँ से निकला नहरों में उतना पीछे से आ जाए, यहाँ पे इसका लेवल जो मुकम्मल रहे, फिर उसको आगे भेजा जाए, ताकि आगे फ्लो में कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो हेडवर्क्स में क्या होता है जी, पानी का लेवल वही सेम रहता है। और बैराज में क्या होता है जी, पानी का लेवल ऊपर करके उसको फिर नीचे छोड़ा जाता है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब पाकिस्तान ने चूंकि यहाँ से निकालनी थी नहरें, ताकि हम ऊपर वाले दरियाओं से पानी नीचे ला के नीचे वाला जो इलाका है उसको हम सैराब कर सकें, तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इसके हवाले से फिर दो बड़े डैम बनाए, दो बड़े डैम बनाए। एक डैम बनाया तरबेला डैम, वो आपने इंडस रिवर पे बनाया। और एक आपने बनाया जी मंगला डैम, वो आपने बनाया दरियाए झेलम पे बनाया। दो डैम बड़े बनाए। और उसके अलावा उन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने फिर 6 बैराज बनाए, 6 बैराज बनाए। वो कौन कौन से बनाए, वो आपके पास हैं जी, ये आपके पास है, एक रसूल बैराज बनाया इसके ऊपर, झेलम के ऊपर। उसके बाद जो ना आपका जो है ना कादराबाद खानकी, आपको MKQ, ठीक है, कादराबाद और खानकी बैराज यहाँ पे बनाया चिनाब के ऊपर। बल्लो की और सदनाई जो आप बनाए वो आप हमने बनाए जी इसके ऊपर, रावी के ऊपर। और जो है ना सुलेमान की और इस्लाम बैराज बनाए हमने सतलुज के ऊपर। ये मैंने बैराज आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आंखें बंद करके बता सकते हैं कौन सा बैराज कहाँ पे है और कौन से रिवर पे है, उनको मैंने सारा डिटेल से पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा फिर हमने 7 कैनाल्स भी निकाले, 7 नहरें ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए, 7 नहरें भी निकाली, ठीक है। ये आपने स्टोरी बस सुनते जाना, बाकी सारी मैंने नोट्सों में सारी ये कहानी लिखी हुई है, ठीक है। जब ये नहरें निकाली तो यहाँ पे इस इलाके को सैराब करने के लिए, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब
चलते हैं जी अपने नोट्सों की तरफ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यही सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्सों के ऊपर भी, ठीक है। ये जी नोट्स खुले पड़े हैं, ठीक है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी है, बिल्कुल सेम चीज़ें यही मैंने लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगी। ये आपकी 7 केनाल्स हैं, 2 बैराज, 2 डैम्स हैं और 6 बैराज हैं, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने इसको बनाया था ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान को इतना कुछ करना पड़ गया, तो फिर क्या करना था, पाकिस्तान को पैसों की भी ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था, जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, पाकिस्तान को बहुत से काम करने पड़ेंगे, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो इंडिया को जनाब ये उन्होंने दिए थे जो ना 62,060,000 जो है ना, उन्होंने दिए थे पाउंड, जो यूके के जो पाउंड है ना, जो बरतानिया के पाउंड, वो उन्होंने इंडिया को कहा था आपने इनको देने हैं। तो उन्होंने 10 साल की एक साथ में इंस्टॉलमेंट्स में पाकिस्तान को ये दिए। 125 मीट्रिक टन गोल्ड जो है ना, इसके मुताबिक इसकी कीमत थी। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान को जो है ना 10 सालों में 1960 से लेकर 1970 के दरमियान इंडिया ने पाकिस्तान को दिए। तो पाकिस्तान का ये निज़ाम सारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये सारी कहानी लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि आज के बाद आपको इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ये कैनाल सिस्टम है जी, कैनाल सिस्टम फिर उन्होंने क्या किया, मैंने आपको क्या, कैनाल सिस्टम है जी, 3 आपने याद करने। सबसे पहले जी इसकी 3 टाइप्स होती हैं बेसिक, जो आपकी कैनाल है ना। सबसे पहले आप याद कर लें, पाकिस्तान जो है ना एग्रो बेस्ड कंट्री है, और उसके बाद सबसे दुनिया का लार्जेस्ट जो है ना इसका कैनाल सिस्टम भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 5600 किलोमीटर, ये आपने याद कर लेना। टोटल जो नहरों की लेंथ है वो 5600 किलोमीटर है जी, 5600 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जी क्या करना है जी, मेन कैनाल कौन सी होती है, नहरों की 3 इकसाम है। एक होती है मेन कैनाल, मेन कैनाल होती है जो डायरेक्ट आप दरिया से निकालते हैं उसके हेडवर्क्स या बैराज से। अब जब जो नहर आपकी डायरेक्ट निकलती है ना किसी दरिया से, उसके उस वहाँ उससे आप डायरेक्ट पानी खेतों को नहीं लगा सकते। क्यों, उसके अंदर फ्लो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है। अगर आप वहाँ से आप कट करते हैं ना, तो पानी जो ना कट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वहाँ से फ्लड आने का भी खदशा होता है, ठीक है जी। पानी बहुत ज़्यादा खेतों को फिर इतनी स्पीड के साथ फसलें उखड़ जाती हैं। फिर क्या करते हैं, मेन कैनाल से हम छोटी कैनाल निकालते हैं, ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच कैनाल जो है मेन कैनाल से छोटी होती है। अब मेन कैनाल कैनाल जो है उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर होता है जी 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो है ना उसका आना चाहिए पानी। वो मेन कैनाल में होता है, जो पानी के जो फ्लो होता है ना वो 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड उसका फ्लो होता है। और जो आपकी ब्रांच कैनाल है उसमें आता है जी 5 से 25 क्यूबिक मीटर पर सेकंड से वो आपकी ब्रांच कैनाल है। ब्रांच कैनाल से भी आप खेतों को पानी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इतने ज़्यादा फ्लो, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ पानी जो है ना फसलों को नुकसान देता है। उसके बाद जी होती है फिर लिंक कैनाल। जो लिंक कैनाल होती है ना उसको फिर जो समझ लें कि आपके नदी नाले छोटे जो है ना, वो नदियाँ वगैरह जिसको कुछ खाले कहते हैं, कुछ सूए वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप क्या करते हैं जो पानी आप इसमें 5 क्यूबिक जो ना मीटर से कम होता है पानी जो फ्लो, वो आप फिर खेतों को लगा लेते हैं। ये आपकी नहरों की इकसाम हो जाती हैं। उसके बाद फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, प्रीनियल कैनाल। प्रीनियल कैनाल होती हैं जो सारा साल चलती हैं, जिनमें पानी सारा साल आता रहता है। नॉन प्रीनियल कैनाल्स वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ 6 माह पानी आता है, 6 माह खुश्क रहती हैं। आपने देखे होंगे कई कुछ कैनाल ऐसी होते हैं जिसमें सिर्फ गर्मियों में पानी आता है, सर्दियों में पानी नहीं आता। और उसके बाद आपके होते इनोडेशन। इनोडेशन मैं इन एडिशन कैनाल पढ़ता होता था। इन एडिशन कैनाल क्या है, जिसको हम कहते हैं राब्ता नहरें। एक नहर से दूसरी नहर में पानी डालने के लिए ये आपकी राब्ता नहरें होती हैं, ठीक है जी। ऊपर दायमी और गैर दायमी नहरें होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपकी बात होगी जी, ये है जी आपका सारी नहरी निज़ाम था। अब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं ना वो कौन कौन सी हैं, वो आपने सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको नक्शे के ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है जी। ये है आपके पास को मैं थोड़ा सा ना इसको जो मैं इसको क्लियर भी कर लूँ ताकि आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है जी। तो जो किनाल है ना, किनाल में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो पूछता है जी आपकी अपर चिनाब, लोअर चिनाब, अपर झेलम या लोअर झेलम, ये कौन से हेडवर्क से निकलती हैं या कौन से इलाके को सिराब करती हैं। बस यहाँ तक आपने ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इलाके का आपको पता है, इंडिया ये इंडस रिवर से झेलम तक आपका क्या है जी, सिंध सागर दोआब है। ये मैंने दोआब का आपको लेक्चर पहले दिया हुआ है, आपको ये बड़ी आसानी से और बड़े एक्सप्लेनेटरी वे में आप इसको जानते हैं, आप इसको, आप मुझे पता है आप इसको कर लेंगे। उसके बाद आपका ये झेलम और चिनाब के तरह मैंने आपको पता आपका चज दुआब है। और उसके बाद ये जो आपके पास है जी, ये आपका चिनाब और रावी के दरमियान आपका रचना दुआब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो है ना
ये नीचे ये यहाँ तक ये पहले आया करता था आपका जो है ना ब्यास, ठीक है, अब मोड़ लिया हुआ है, तो रावी और ब्यास के दरमियान था बारी दुआब है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये सारे दुआब आपने याद करने हैं, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब हमने क्या करना था, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने आपको बताया है, ये झेलम के ऊपर आपका रसूल बिराज है, ये आपको पता है, इसके ऊपर ये मंगला है, ठीक है। इसकी नहरें दो निकलेंगी, एक तो निकलेगी मंगला से और एक निकलेगी रसूल बिराज से। वो ऊपर वाली जो नहर होती है ऊपर से आपको पता है, ये आपका नॉर्थ एरिया, नॉर्थ में आपका ऊंचाई की तरफ है, नीचे हम ये गहराई की तरफ जा रहे हैं। जो ऊपर से नहरें निकलेंगी उसको हम अपर कनाल कहेंगे, जो नीचे वाली जगह से निकलेगी उसको हम कहेंगे लोअर केनाल कहेंगे। अपर झेलम, लोअर झेलम। इसी तरह जो आपका जो चिनाब है ना, चिनाब, चिनाब से जो आपकी नहरें निकली हैं वो भी आपकी अपर चिनाब और लोअर चिनाब होनी है, ठीक है जी। अपर चिनाब और लोअर चिनाब आप किस तरह करेंगे, आपको पता है कि चिनाब के ऊपर आपके कितने जी हेडवर्क्स हैं, आपके चिनाब के ऊपर जनाब जो है 3 हेडवर्क्स हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं, अगर आपको याद हो। MKQ मैंने आपको याद करवाया, MKQ मराला, खानकी और कादराबाद। मराला, खानकी और कादराबाद। जो मराला से निकलेगी ना, मराला ऊपर है ना, अपर है ना, तो मराला से जो निकलेगी नहर वो क्या निकलेगी, अपर चनाब कहलाएगी। और जो आपकी नीचे कादराबाद से निकलेगी ना उसको हम कहेंगे लोअर चनाब, उसको हम क्या कहेंगे जी, लोअर चनाब कहेंगे। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। सॉरी, मराला और ये खान की है, मराला के बाद खान की आना है, कादराबाद नहीं आना, खान की आना है, ठीक है जी, खान की आना है। जो खानकी से निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे जी, आपकी लोअर चनाब कहेंगे। ऊपर वाली को अपर चनाब, नीचे वाली को आप लोअर चनाब कहेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, नहर हमेशा नीचे को आनी है, नीचे को, ऊपर को नहीं नहर जाती, ठीक है ना। तो आपने सिंध की भी नीचे को निकालेंगे, झेलम की उससे नीचे को, चनाब की उससे नीचे को, ठीक है। अब नीचे जो है ना, ये जो आपके 3 दरिया हैं, इनके अंदर तो पानी को नहीं, ना रावी के अंदर है, ना ही सतलुज के अंदर है, ना ही ब्यास के अंदर, वो तो इंडिया ने रोक लिया हुआ है। अब इनके अंदर पानी लाने के लिए आपको ऊपर से फिर नहरें जो है ना वो लानी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपके जो बैराज हैं आपके इंडस के ऊपर, सबसे जिनाब साहब चश्मा पहन के चले तौसा, और फिर गुड्डू को साथ लिया, सखर से होते हुए कोटरी बैराज गए, गुलाम मोहम्मद को मिला। ये मैंने आपको याद कराया हुआ है, 6 इसके ऊपर बैराज हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, चश्मा बैराज से पानी निकाल के सीधा आप डालेंगे इसमें, आप इसमें निकालेंगे जी, झेलम को देंगे, ठीक है। फिर क्या, और झेलम का जो है ना, झेलम का पानी आप ऑलरेडी रसूल बैराज से निकाल के कादराबाद को दे देंगे, क्योंकि ये आप पानी हम नीचे को लेके आ रहे हैं। पानी आप इंडस से निकालेंगे झेलम में, झेलम से निकालेंगे चिनाब में, चिनाब से निकाल के आप रावी को देंगे, रावी से निकाल के आप सतलुज को देंगे। मीन के आपने फिर ऊपर वाला पानी सारा नीचे डाल कर ये वाला इलाका भी आपने सैराब करना है, ठीक है। उसके बाद रसूल बिराज से आपने कादराबाद बिराज को दे दिए। कादराबाद बाद जो है ना वो फिर बल्लोकी को देगा, ठीक है, बल्लोकी को। और बल्लोकी फिर जो है ना वो, और त्रिमू बिराज ना, जहाँ से आपका जो झेलम और चनाब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से त्रिमू से फिर आप आगे सिद्धनाई को देंगे, ठीक है, सिद्धनाई को भी आप पानी देंगे, ठीक है। और इसी तरह तौसा जो है ना, तौसा, तौसा से भी एक आप, तौसा बिराज से भी एक नहर निकाल के, तो वो जो पंजनत का सारा इलाका है ना उसको आप सैराब करते हैं। तो ये आपकी नहरें वो होती हैं जो आप ऊपर वाले दरियाओं से नीचे वाले दरियाओं की तरफ लेके आते हैं उनको पानी देने के लिए, ठीक है जी। तो यूँ अगर आप इसको जब इस तरह की नक्शे के मुताबिक, मैप के मुताबिक पढ़ेंगे, और फिर आप ये मेरे नोट्स पढ़ेंगे जाके, नोट्स में बिल्कुल सेम चीज़ें यही लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप ये लेक्चर सुनने के बाद जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल आसानी से क्लियरली समझ आ रही होगी, ठीक है जी। तो ये है जी आपकी कैनाल सिस्टम, ठीक है। और वो पूछता है, पूछेगा क्या, पूछेगा जी, ये जो आपका थल है, थल आपको पता ना, मैंने आपको डेजर्ट भी सारे करवाए हुए हैं। पाकिस्तान का डेजर्ट कहाँ पे है, एक आपका ये डेजर्ट है जो ग्रेट थर डेजर्ट है, यहाँ पे आपका थल डेजर्ट है, आपको पता ना, ये ऊपर क्या ये चूलिस्तान का डेजर्ट है, और यहाँ पे आपका खारान है, ठीक है। तो वो पूछेगा आपको, ये जो आपका थल का डेजर्ट है इसको कौन सी नहर से राब करती है, तो आप देखें थर के ऊपर कौन सा दे रहा है, ये आपका इंडस रिवर है ना। तो इंडस से जो निकलेगी वो आपको, उसको उसको उस केनाल का नाम ही थल केनाल है, उसका नाम ही थल केनाल है। तो पूछा थल केनाल कहाँ से निकलती है, इंडस रिवर से निकलती है, ठीक है। इस तरह पूछा जाएगा जी अपर चनाब कहाँ से निकलती है, तो अपर चनाब आपको पता है चनाब का ऊपर क्या है, MKQ मराला हेडवर्क्स है, ठीक है। फिर वो पूछेगा जी आपकी जो लोअर चनाब है वो कहाँ से निकलती है, वो हमारी खानकी से निकलती है, हेड खानकी से, ठीक है, खानकी बैराज से। फिर वो कहेगा जी कादराबाद से जो नहर निकलती है वो क्या कहाँ करती है,
जो कादराबाद वाले जो नहर है ना, वो हम क्या करेंगे, आगे पानी रावी में डालने के लिए वो पानी रावी में जा पहुंचाती हैं। ठीक है जी। इस तरह अपर झेलम पूछता है, अपर झेलम वाली जो नहरें हैं वो आपने कहाँ से निकालनी है, मंगला से। ठीक है। और जो आपकी लोअर झेलम नहरें हैं वो आपने कहाँ से निकालनी है, आपने रसूल बैराज से। फिर वो पूछेगा आपसे जो आपका चज दोआब है, चज दोआब को कौन सी नहरें सैराब करती हैं, तो फिर वो कौन सी है, चज के ऊपर कौन सी है, झेलम वाली नहरें हैं। ठीक है जी। और वो पूछता है जी आपका रचना दोआब को कौन सी नहरें करेंगी, तो रचना दोआब कौन सी हैं जी, ये आप रावी और चनाब के दरमियान है, तो ऊपर क्या चनाब है, चनाब वाले जो ना अपर चनाब और लोअर चनाब रचना दोआब को सैराब करेंगे। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन तो वो हज़ारों किस्म के बना सकते हैं ना, तो जब आपको ये कंसेप्चुअल इसकी स्टोरी का पता होगा तो फिर आप ईच एंड एवरीथिंग हर किस्म के क्वेश्चन को फेस करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी अपनी सड़कों की तरफ। ठीक है जी। सड़कों का जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो कौन सी है, रोड जो है ना पाकिस्तान के 3 किस्म के हैं जी। एक है जी आपका रोड है फेडरल, जो आपके नेशनल जो होते हैं, हमने सिर्फ नेशनल ही पढ़ने हैं, कुछ प्रोविंशियल होते हैं, कुछ आपके म्यूनसिपल रोड्स होते हैं। फेडरल रोड्स जो होते हैं जो पाकिस्तान की वो कौमी रोड्स होते हैं, जो इनको नेशनल हाईवे डील करता है, और कुछ होते हैं प्रोविंशियल जो उसको सूबाई हुकूमतें डील करती हैं। कुछ होते हैं म्यूनसिपल रोड जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले के लेवल पे होते हैं, छोटे छोटे रोड्स होते हैं, आपके गाँव के आपके शहर के छोटे जो रोड है ना वो आपके म्यूनसिपल रोड्स होते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ना जी फेडरल रोड। फेडरल रोड्स आपके 3 किस्म के हैं, एक आपके नेशनल हाईवेज। ठीक है। 12,131 किलोमीटर टोटल लेंथ है नेशनल हाईवेज की, वो N1 N2 जो ना, सॉरी N5 N10 N15 ये 5 के फ़र्क से चलते हैं। ठीक है। इस तरह मोटरवेज है, मोटरवेज जो है ना पाकिस्तान की, ये भी फेडरल हमारे रोड्स हैं, 2,567 2567 किलोमीटर आपके मोटरवेज हैं। इसी तरह आपके एक्सप्रेस वेज हैं, उनको हम ई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। ये मैंने सारी इसकी कहानी लिखी हुई है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टोरी को तो बिल्कुल आसानी से आपको ये सारी समझ आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ये सारे पैराग्राफ पढ़ के सुनाने बैठ जाऊँ तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो नेशनल हाईवेज में जो इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो आपने पढ़नी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर है। ठीक है जी। और इसका दूसरे नाम है जी उत्तरापात, सड़क आज़म, शाहराए जो है ना शाहराए आज़म, बादशाही सड़क और लॉन्ग वॉक, इसको भी हम कहते हैं। ठीक है। जीटी रोड के दूसरे नाम हैं। और ये किसने बनाया था, आमतौर पे इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी, ये शेर शाह सूरी के हवाले से इसको हम याद करते हैं, बल्कि लेकिन ये बनी तो बहुत पहले किया है। शेर शाह सूरी ने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया था, कुछ इसका रूट चेंज किया था, इस वजह से हम कहते हैं ये। और ये जो म्यांमार के बॉर्डर बांग्लादेश से स्टार्ट होती है और ये काबुल अफगानिस्तान तक पहुंचती है जीटी रोड। ठीक है। उसके बाद आपने याद करनी है जी, ये जो है ना इसमें आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जीटी रोड है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। ये पाकिस्तान के लाहौर से एंटर होता है, आगे गुजरांवाला, फिर गुजरात, फिर रावलपिंडी और पेशावर से होता हुआ फिर ये काबुल की तरफ चला जाता है, अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का ये सिर्फ ये शहरों से गुजरता है, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी और पेशावर। अब इनके दरमियान वो आपने छोटे छोटे जो शहर है ना वो आपको पता ही होगा, लाहौर से गुजरांवाला के दरमियान रहते हुए सबसे पहले उसको मुरीद के तो फिर आना ही पड़ेगा, कामों की आना पड़ेगा, फिर गुजरांवाला से आगे फिर गुजरात के दरमियान वजीराबाद भी आएगा, गुजरात से आगे रावलपिंडी के दरमियान फिर झेलम भी आएगा। ठीक है। तो ये फिर यहाँ से इसी रूट से निकल जाता है आगे। ठीक है जी। समझ आएगी। उसके बाद कराक्रम हाईवे, कराक्रम हाईवे जो है ना पाकिस्तान की शाहराह कराक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पाकिस्तान को किससे मिलाती हैं जी, ये चाइना से मिलाएगी। ठीक है जी। ये हसन अब्दाल से शुरू होगी पंजाब से और चाइना को चली जाएगी। ठीक है। जो आपका खंजराव पास में 1300 किलोमीटर है और इसको N35 कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे 35 नंबर जो आपके हाईवे है। ठीक है। इधर इंडस हाईवे आपके 1264 किलोमीटर है, इसको N55 कहते हैं। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपके मकरान कोस्टल हाईवे है वो 653 किलोमीटर है। ठीक है। समझ आएगा, उसको N10 कहते हैं। तो यही आपने जो N के हवाले से ना ये आपने 5-6 याद करनी है। तो ये आपको ये नीचे जो सारे मैंने लिखी है ना, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख लें, अदरवाइज ये सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यही आपने याद करनी है जो मैंने आपको ऊपर दिखा दी है। ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको ये जो ना आपकी हाईवेज और मोटरवेज नक्शे के मुताबिक वो याद करवाने की आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह पढ़ना है, पाकिस्तान के मैप में जाके आपने इसको किस तरह याद करना है। उसके बाद आपकी मोटरवेज आ जाती हैं। ठीक है। मोटरवे जो है ना पाकिस्तान की, इसका 2570 किलोमीटर जो मैंने पहले आपको बता दिया हुआ। ठीक है। अब मोटरवे आपने किस तरह याद करनी है, चलें जी सबसे पहले मोटरवे देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं फटाफट 1 2 5 सेकंड में आपको आपका जो ना मैप पाकिस्तान का, पहले ये हम मैप ड्रा कर लें। ठीक है जी। ये मैप आपको जी ड्रा करना आ जाना चाहिए अब। ठीक है जी। ये हमारा मैप हो गया पाकिस्तान का। अगर रेड कलर शायद आपको ना नज़र आ रहा हो, लेकिन चलें अब ये रेड लगा हुआ है, मैं फटाफट इसको कर देता हूँ। ठीक है जी।
ये आपका पाकिस्तान का मैप हो गया जी, ठीक है। ये आपका जो कश्मीर होगा ये आपका हो गया जी, ये हो गया आपका इस्लामाबाद। यहाँ पे आपके आगे जी जो है ना आपका सिंध हो गया, और ये आपका केपी के होगा, ये आपका पंजाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ कलर ताकि आपको इसमें ना नज़र क्लियरली आ जाए, ठीक है। जो आपकी मोटरवे है ना जी, जो आपकी मोटरवे है, मोटरवे आप ये सड़क एक ही है, लेकिन जैसे ये शहर इसमें चेंज होते हैं इसका नाम चेंज हो जाता है। सबसे पहले ये शुरू होगी जी पेशावर से, ठीक है। पेशावर से सीधी आएगी इस्लामाबाद, इसका नाम होगा M1, इसको हम क्या कहेंगे, M1। अब ये पेशावर से इस्लामाबाद सीधे आएगी लाहौर, या यहाँ पे लाहौर है पंजाब में, इसका नाम हो जाएगा M2, इसका नाम क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस लाहौर से सीधा जाएगी अब्दुल हकीम, जहाँ पे आपको पता है पंजनद के मुकाम पे, इसका नाम M3 हो जाएगा, ठीक है। अब लाहौर से ना इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए दरमियान में आता है पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज, पिंडी भट्टियाँ से सीधी ये जाएगी मुल्तान की तरफ, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा अब M4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुल्तान से सीधा जाएगी ये आपकी कहाँ पे जाएगी, ये सखर जाएगी। आपको पता ना सखर जो बराज कहाँ पे आपका, ये यहाँ पे आपका सखर होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ नीचे को ये इधर 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 ऊपर, ये बलूचिस्तान में नहीं जाना इसने, इसने कहाँ पे रहना जी, सिंध में रहना, ठीक है। ये सिंध में सखर की तरफ आएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, M5 हो जाएगा, इसका नाम M5 हो जाएगा। अब M6, 7 और 8 जो है ना वो आपकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। M9 आगे आती है, M9 सीधी ये जाएगी, इसको हैदराबाद लेके जाएगी, ठीक है। हैदराबाद M9 इसको ले जाएगी। अब M10 इसको कराची में ले जाएगी, ठीक है। अब M10 तक इसका कराची है। अब यहाँ पे M10 के बाद फिर यही सी रोड को जब ये गुजरांवाला आ रही थी दरमियान में आता है सियालकोट, सियालकोट से जनाब ये M11 शुरू होगी, जो ना सियालकोट से लाहौर की तरफ आएगी, ठीक है। एक सड़क उसको हम कहेंगे जी जो जो पहले आ रही है इस्लामाबाद से जो लाहौर की तरफ M2 है। अब सियालकोट से ये उधर को जाएगी खारियां की तरफ, ठीक है। सियालकोट से खारियां की तरफ जाएगी, ठीक, उसको हम M11 कहेंगे, ठीक है। अब खारियां से फिर ये जाएगी पिंडी की तरफ, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ। इस सियालकोट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एंटरटेन किया था, ठीक है। अब ये M12 बन जाएगी। अब जब ये जहाँ पे इस्लामाबाद में पहुंचेगी ना तो इस्लामाबाद से ये फिर जाएगी डेरा गाजी खान की तरफ, ये M13 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी मोटरवे सड़क बिल्कुल वही है बार बार, लेकिन क्या जैसे जैसे इसके शहर चेंज हो रहे हैं ना तो ये इसका नाम भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है जी। समझ आ रही है। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, जब शावर से निकले जो M1 पहला स्टॉप कौन सा है जी आपका, जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से आगे दूसरा स्टॉप कौन सा आ गया जी, लाहौर आ गया। तीसरा स्टॉप कौन सा आ गया, अब्दुल हकीम आ गया। चौथा स्टॉप आपने क्या करना है, वापस पिंडी भटियाँ से निकल के आपने किधर आना जी, मुल्तान। मुल्तान से फिर जाएंगे सखर, सखर से जाएंगे आप हैदराबाद, हैदराबाद से जाएंगे आप कराची। तो ये आपकी जैसे जैसे आप स्टेशन चेंज करते जाएंगे आपकी मोटरवे का नाम चेंज M1 M2 M3 M4 ऐसे होता जाएगा। और जो आपकी नेशनल हाईवेज होती हैं, नेशनल हाईवेज उसका भी रास्ता तकरीबन यही है, लेकिन नेशनल हाईवेज जो है ना उसका नाम चेंज नहीं होता। वो भी यहाँ से जो ना आपका तूरखम बॉर्डर से शुरू होगी, N5 इसको हम कहते हैं, पाकिस्तान नेशनल हाईवे, वो भी इस तरह आएगी, लेकिन वो जहाँ पर मर्जी जाए ना उसका नाम वही रहेगा, N5 पूरी का वही नाम रहेगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो नेशनल हाईवेज के हवाले से तो मैंने आपको मतलब सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ यही 3-4 याद करनी है, GT रोड, और आपने जो करना है शाहरा कराक्रम और इंडस हाईवे, ठीक है। ये आपने याद करनी है। और जो मोटरवे के हवाले से जो मैंने आपको जिस नक्शे में बता दिया है, मैप में आपने किस तरह करना है। M1 ये देखें ना, M1 पेशावर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आगे लाहौर, लाहौर से आगे अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियाँ से मुल्तान, मुल्तान से सखर, सखर से हैदराबाद, ठीक है। ये M6। उसके बाद 7, 8 और 9 आपकी जो ना 7 और 8 आपकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखें मैंने लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लान्ड, पार्शियली अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद M9 हैदराबाद से कराची जाएगी, ठीक है। और कराची से फिर नार्दर्न बाईपास पे जाएगी जो ना शुमाली बॉर्डर की तरफ, वो M10 हो गया। फिर M11 पे आप लाहौर से सियालकोट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और सियालकोट से फिर खारियाँ, खारियाँ से फिर आप जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे जी खारियाँ से रावलपिंडी जाएंगे, रावलपिंडी से फिर DG खान चलेंगे, DG खान से फिर हसन अब्दाल, जो हसन अब्दाल से चलेंगे, हसन अब्दाल पे जाके कहाँ पे नेशनल हाईवे उसने ये जो आपकी शाहरा कराक्रम पे चढ़ जाएगी और सीधी जाएगी चाइना में, ठीक है जी। और उसके बाद M16 एंड पे स्वाबी वाली साइड पे बलोचिस्तान में, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो यूँ आप इस तरह ना ये आपकी मोटरवेज याद करना बिल्कुल आसान है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने याद करना है कि सबसे जो लंबी मोटरवे है वो आपकी कौन सी है, सबसे जो आप ये ना इसको आप कर लें जी, रतोडेरो से ग्वादर M8 है, ये अभी तक बनी नहीं है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 892 किलोमीटर आपकी जो जो है ना सबसे लंबी है ना
M8 मोटरवे है, ठीक है। तो अब इसमें मोटरवे के वाले से आप सिर्फ यही पूछेगा कि पेशावर से इस्लामाबाद वाली कौन सी है, उसका नाम को है M1 है, M2 है, M3 है। या पूछेगा जो है इस्लामाबाद से लाहौर वाली का क्या नाम है, या पूछेगा लाहौर से अब्दुल हकीम वाली का क्या नाम है, पिंडी पट्टियाँ से मुल्तान वाली मोटरवे का क्या नाम है। तो वो आपने एक स्टोरी की तरह इनको याद कर लेना। तो यूँ आपके जो है मोटरवेज के वाले से भी ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। ये मैंने नीचे आपको नक्शा भी दे दिया, ये मैंने इंटरनेट से उठाया था जी, विकीपीडिया से, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा जूम करके देखें, सारा कुछ लिखा हुआ है। M1 M2 M3 M5 N5, ये जो आप जितने भी नेशनल हाईवेज और मोटरवेज हैं आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जियोग्राफी आज से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।